नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जहांगीर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की भाषा और बोलियां। राजस्थानी भाषा, बोली और साहित्य ग्रंथ, यूं कहें साहित्य ग्रंथ जो टॉपिक है उसका जो आधार है, उसकी जो प्रस्तावना है इसी भाषा और बोली से बन जाती है। क्योंकि अमूमन जितने जो साहित्य लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा बोली में लिखे गए, वहां से प्रश्न भी आएगा, कौन सी शैली में लिखे गए, डिंगल या पिंगल में, तो सारी बातें आपकी यहीं से क्लियर होगी। तो आजकल क्या वर्तमान में एग्जाम के अंतर्गत क्या पूछा जाता है कि आमतौर पे बोलियां देकर के पूछता है, निमाड़ी है, रांगड़ी है, सोंडवाटी है, ये किसकी उपबोली है, एक पर ये प्रश्न आता है। या क्या आता है, बोलियां देख करके उनके जिले दे देता है कि कौन से जिले की कौन सी बोली है, जैसे नागरचौल बोली कहाँ की है, जगरौती कहाँ की है, तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। या कोई पूछ लेते हैं कि ब्रज भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, या ढूंढाड़ी में किसके ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत आते रहते हैं। तो उन्हीं की सारी की डिस्कस अपने इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ साथ में हमारा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी, राजस्थानी भाषा का दिवस कब बनाया जाता है, लिपि कौन सी है, कंप्लीटली बातें हैं इसी वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो स्किप मत कीजिएगा, छोटा सा वीडियो है। इस टॉपिक को करने के बाद कंप्लीट आपका ये जो सारा क्वेश्चन इसके बनेंगे वो आप कवर कर दोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मोटे तौर के ऊपर मानी जाती है कौन सी सदी से, 12वीं सदी से मानी जाती है। 12वीं सदी से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का वर्णन एक जाल के माध्यम से, एक संरचना के माध्यम से किसने बताया है, मोतीलाल जी मेनारिया साहब ने। तो मोतीलाल जी मेनारिया ने राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति का जो वर्णन दिया है एक संरचना के माध्यम से। सुनिए वो संरचना कौन सी है। इन्होंने बताया कि वैदिक संस्कृति है। इन्होंने संरचना दी कि वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति के दो महत्वपूर्ण आक्षेप, दो महत्वपूर्ण भाषाएं, एक तो सभी भाषाओं की जगत जननी वह कौन सी है, संस्कृत भाषा ली इन्होंने। एक इन्होंने क्या ली है, पाली ली है। अब इन्होंने क्या बताया कि पाली भाषा में आगे चल करके अपभ्रंश होता है, ये बिगड़ती अपभ्रंश होता है 3 रूप में। सुनिए, एक तो है गुर्जरी प्राकृत, इसमें सोरसनी प्राकृत है। तो एक होती है सोरसेनी प्राकृत के रूप में, सोरसेनी प्राकृत के रूप में है। एक पढ़ेंगे मगध प्राकृत के रूप में, बिहार क्षेत्र के अंतर्गत मगध प्राकृत के रूप में इसका अपभ्रंश होता है। और एक है महाराष्ट्री या मराठी प्राकृत, महाराष्ट्री भी कह सकते हो, मराठी भी कह सकते हो, मराठी प्राकृत के रूप में। आपके लिए काम की बात बस ये है कि बाकी मत पढ़ो चाहिए, हमारे लिए काम की बात है। देखिए सोरसनी प्राकृत है, आगे चल करके 2 खंडों में अपभ्रंश होती है, बिगड़ती है। कौन कौन सा, एक तो है गुर्जरी अपभ्रंश, एक तो कौन सा है, गुर्जरी अपभ्रंश, और दूसरा कौन सा है, सोरसेनी अपभ्रंश है। आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आप कैसे पढ़ोगे, पेपर में आता है सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से या सोरसनी प्राकृत के सोरसेनी अपभ्रंश से। तो बताइए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है वो सुनिएगा। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से, सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है, राजस्थानी भाषा उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से दोस्तों एक भाषा और जन्मी, कौन सी, गुजराती भाषा है। और यहीं से साहित्य की एक शैली का जन्म हुआ था, और वह शैली कौन सी है, डिंगल। तो वापिस सुनूंगा, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई कैसी है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा जन्मी है। पेपर में आता है सोरसनी प्राकृत के सोरसनी अपभ्रंश से, मगध प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से, ऐसे प्रश्न आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो हमारी भाषा की उत्पत्ति सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। लेकिन साथ में डिंगल का भी जन्म हुआ और गुजराती भाषा के भी जन्म हुआ। लेकिन दूसरी बार पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सोरसनी प्राकृत के सोरसनी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है, ब्रज भाषा का जन्म हुआ है।
और किसका जन्म हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। और साहित्य की एक शैली का जन्म हुआ है, वह कौन सी है? पिंगल का जन्म हुआ है। ये पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे पश्चिमी के अंतर्गत। भारत की स्थिति की बात करते हैं, गुजरात भी कहाँ पे? पश्चिम के अंतर्गत है। राजस्थान भी कहाँ पे? पश्चिम के अंतर्गत है। और पश्चिम में ही साहित्य की शैली कौन सी प्रचलित है? डिंगल आ जाती है। तो ये संरचना पेपर में पक्का क्वेश्चन आता है कि कैसे उत्पत्ति हमारी हुई है। और ये वर्णन किसने कहा था? मोतीलाल जी मेनारिया ने ये बताया है। मोतीलाल जी मेनारिया ने बताया है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का वर्णन, ये सारी संरचना किसने दी है? मोतीलाल जी मेनारिया ने दी है। अब चलते हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं। सुनिएगा एक चीज और सुन लीजिए। अब जो संरचना दी थी मोतीलाल जी मेनारिया ने दी थी, ये संरचना थी मोतीलाल जी मेनारिया जी की थी। लेकिन साथ में एक बात और आ जाए, मोतीलाल जी मेनारिया और के एम मुंशी, मोतीलाल जी मेनारिया और के एम मुंशी, इन दोनों के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। तो इन दोनों के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। इन दोनों के अकॉर्डिंग पेपर में पूछ भी ले, के एम मुंशी और मोतीलाल जी मेनारिया, इन दोनों के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा जन्मी है। और कौन सी सदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं दोस्तों? 12वीं सदी से मानते हैं। अब मैंने आपको दो बातें बताई थी वहां पे, डिंगल और पिंगल की, वो सुनिए। डिंगल और पिंगल में क्या डिफरेंस है? पेपर में इनका भी प्रश्न आता है कि साहित्य की दो शैली है डिंगल और पिंगल, इन दोनों में अंतर विभेद करें तो सुनिए क्या दोनों में अंतर है। देखिए, एक तो हम पढ़ेंगे कौन सी है? पिंगल, और एक पढ़ेंगे डिंगल। दोनों में अंतर किस आधार पर है? देखिए, एक तो अंतर पढ़ेंगे किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। एक अंतर पढ़ेंगे क्षेत्र के आधार पर। एक पढ़ेंगे जाति के आधार पर। एक रचना के आधार पर। उत्पत्ति भी हो गई, क्षेत्र भी हो गया, जाति हो गई, रचना भी हो चुका इसका है। और इसके अंतर्गत है पढ़ेंगे ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये विशेषता आएगी। सुनिए, सबसे पहले अब उत्पत्ति की बात करें तो डिंगल की उत्पत्ति कैसे हुई है? सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से। सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से। तो डिंगल का जन्म कैसे हुआ था? गुर्जरी अपभ्रंश से। तो यह जन्मी है गुर्जरी अपभ्रंश से। जबकि सोरसनी प्राकृत के सोरसनी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है? पिंगल का। तो पिंगल किससे जन्मी है? सोरसनी अपभ्रंश से। तो इसका जन्म हुआ है सोरसेनी अपभ्रंश से। तो सोरसेनी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ? पिंगल का है। डिंगल की बात करें, गुजरात पश्चिम में, राजस्थान पश्चिम में है। तो डिंगल भी कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत है। तो यह पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। पिंगल कहाँ प्रचलित है? पिंगल दोस्तों पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत है। पिंगल पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है और यह पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। जाति की बात करें, अमूमन कौन सी जाति ने डिंगल को संरक्षण दिया है? डिंगल में ग्रंथ लिखे हैं तो चारण जाति की बात करते हैं। तो चारणों की है ये। डिंगल किन की शैली है? चारणों की है। और पिंगल के अंतर्गत जो साहित्य लिखा है ना, वो किसने लिखा? भाटों ने है। तो यह किसकी है? भाटों की है। जैसे कि बात करते हैं पृथ्वीराज रासो, हिंदी का पहला पूर्ण महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। और चंद बरदाई का वास्तविक जो नाम था पृथ्वीराज वल्लादी भाट था, जो कहाँ का रहने वाला था? लाहौर पाकिस्तान का रहने वाला था है। रचना की बात करें, इसके अंतर्गत जो साहित्य है ना, इसमें जो साहित्य होता है वो किस में होता है? गीत के रूप में होता है। इसमें साहित्य गीत के रूप में होता है। जबकि पिंगल के अंतर्गत बात करते हैं, जो साहित्य होता है वो छंद, काव्य, पद, दोहों के रूप में होता है। तो यह छंद, काव्य, पद, दोहों की रूप रचना होगी, वह कौन सी होगी? पिंगल। पिंगल किन की है? भाटों की है। कहाँ प्रचलित है? पूर्व में है। जन्म कैसे हुआ था? सोरसनी प्राकृत के सोरसनी अपभ्रंश से हुआ था। डिंगल गुर्जरी अपभ्रंश से है, पश्चिमी राजस्थान की है, चारणों की है।
और इसके अंतर्गत साहित्य और गीत के रूप में लिखा होता है। अब बात करते हैं राजस्थान के अधिकतर बात करते हैं राजस्थान में जैसे रजियारा सोरठा जो ग्रंथ आ जाए, या राजस्थान के अंतर्गत है जैसे ख्यात आ जाए, जैसे दयालदास ख्यात आ जाए, मुंडियार ख्यात आ जाए, या मूर्णत नैणसी ख्यात आ जाए। ख्यात जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं? डिंगल के अंतर्गत लिखे गए हैं। और जो पिंगल की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान के अंतर्गत है रासो जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, रासो ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? पिंगल में लिखा गया है। लेकिन एक रासो है जो कि डिंगल में लिखा गया है रासो, लेकिन जो डिंगल में लिखा गया है वो आप पढ़ोगे कौन सा है? खुमान रासो है, खुमान रासो। और यह किसने लिखा था? दलपत विजय ने है। तो खुमान रासो है वो दलपत विजय ने लिखा था। ये अपवाद के स्वरूप में भी आ जाता है। जैसे दो कंफ्यूज करते हैं, एक तो खुमान रासो आ जाता है, जैसे विजयपाल रासो भी करौली का है, और सती रासो भी है, हमीर रासो भी है, पृथ्वीराज रासो भी है। सारे रासो ग्रंथ टॉपिक में इकट्ठे में सारे रासो टॉपिक करवा दूंगा। ये है सारे ग्रंथ के अंतर्गत है। और तो ये आ जाता है, दोनों के अंतर्गत अंतर विभेद है। जो शब्द जैसा बोला जाता है, जो शब्द जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है तो किसमें? डिंगल में। लेकिन जो शब्द जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता, किसमें? पिंगल में। डिंगल की एक और खूबी है कि जो शब्द जैसा बोला है वैसा लिखा भी जाता है। कहां पर? डिंगल में। तो डिंगल की एक ये भी खूबी है, जो शब्द जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है। अब बात करते हैं और इनको लेकर के। देखिए राजस्थान के अंतर्गत है डिंगल की बात करें, डिंगल का शब्दकोश किसने तैयार किया? डिंगल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये बात थोड़ी और सुन लीजिएगा, डिंगल की बात पढ़नी आपको। देखिए दोस्तों, डिंगल शब्द का जो प्रयोग है, डिंगल शब्द का उल्लेख है, और डिंगल का जो शब्दकोश है, और डिंगल का जो हेरोस है, ये कई नाम मिलेंगे। देखो दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत डिंगल भाषा का जो शब्दकोश तैयार किया, डिक्शनरी तैयार की थी, वह किसने तैयार की थी? रामकरण जी आसोपा ने। और रामकरण जी जो आसोपा है दोस्तों, वो कहाँ के हैं? जोधपुर के रहने वाले हैं। तो इन्होंने तो डिंगल का शब्दकोश तैयार किया था। डिंगल शब्द का प्रयोग, डिंगल शब्द का उल्लेख है, डिंगल शब्द का उल्लेख किसने किया था? बांकीदास ने किया था, बांकीदास ने। और बांकीदास की बात करते हैं तो मारवाड़ के मान सिंह के दरबारी विद्वान थे, जिसने लिखी थी बांकीदास ख्यात भी लिखी थी। और इन्होंने कहा था कि आयो राज अंग्रेजों मुल्क करो ऊपर, ये बात भी कही थी बांकीदास ने, जब मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। बांकीदास ने लिखी थी कूक कवि 32सी। तो कूक कवि 32सी में इन्होंने डिंगल का उल्लेख किया है। तो डिंगल का उल्लेख कौन से ग्रंथ में हुआ है? कूक कवि 32सी में। किसने किया था? बांकीदास ने। बांकीदास किसके दरबारी विद्वान थे? मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। अब बात करते हैं डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग है कौन से ग्रंथ में हुआ है? तो ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? पिंगल शिरोमणि। तो डिंगल शब्द का प्रयोग सबसे पहले पिंगल शिरोमणि में किसने किया है? कुशल लाभ ने किया है, कुशल लाभ। एक बात और सुनोगे, ढोला मारू की दुआ तो लिखी थी कवि कलोल ने, लेकिन ढोला मारू री चौपाई किसने लिखी थी? कुशल लाभ ने लिखी थी। पिंगल शिरोमणि भी किसने लिखी है? कुशल लाभ ने लिखी है, जिसने सबसे पहले पिंगल शिरोमणि में डिंगल शब्द का प्रयोग किया है। और एलपी टेसिटोरी ने डिंगल का जो हेरोज है, हेरोज की बात करते हैं, इटली के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनके साथ इन्होंने तुलना की है एलपी टेसिटोरी ने। तो डिंगल का जो हेरोज है एलपी टेसिटोरी किसको बोल देते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिखी थी बेली किशन रुक्मणीरी की रचना की थी, बेली किशन रुक्मणीरी भी लिखी थी। तो ये है हमारी शैली के दो रूप। अब सुनिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपने पढ़ ली है, इसकी आपने शैली पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का विकास क्रम है, काल क्रम है, इसका विकास क्रम
कब से कब तक का था, कौन सा इसका प्राचीन काल है, कौन सा इसका मध्य काल है, कौन सा इसका स्वर्णिम काल है, वो सुनिएगा। तो राजस्थानी भाषा का विकास क्रम, राजस्थानी भाषा बोली का विकास कालक्रम है। एक तो है नागर काल, गुर्जरी काल, फिर है प्राचीन राजस्थानी, मध्य राजस्थानी, और इसके पश्चात है अर्वाचीन भी कह सकते हो या आधुनिक भी कह सकते हो, आधुनिक राजस्थानी। सुनिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले राजस्थानी भाषा की कालक्रम की बात करें। 1000 ईस्वी का जो कालक्रम है वो कहलाता है नागर काल है, और 11वीं से 13वीं शताब्दी है, 11वीं से लेकर के 13वीं जो सदी है उसको क्या बोल देते हैं, गुर्जरी काल कहते हैं, क्योंकि गुर्जरों के काल के अंतर्गत प्रचलित थी। फिर पढ़िए प्राचीन राजस्थानी, 13वीं से लेकर के 16वीं सदी में जो प्रचलित थी उसको क्या बोल देते हैं, प्राचीन राजस्थानी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मध्य राजस्थानी, 1650 कह सकते हो या 16वीं से लेकर के 18वीं सदी के बीच में। तो 16वीं से लेकर के 18वीं सदी के बीच में जो प्रचलित थी वो कौन सी है, मध्य राजस्थानी। और आपसे पूछेगा राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है, राजस्थानी भाषा का दोस्तों जो स्वर्ण काल है वह कौन सा है, मध्य राजस्थानी माना जाता है, जो कि 1600 लेकर 18वीं सदी तक है। अर्वाचीन या मॉडर्न, तो राजस्थान की बात करते हैं 18वीं से लेकर के अब तक जो प्रचलित है तो वह कौन सी है, अर्वाचीन या आधुनिक राजस्थानी भाषा भी मानी जाती है। तो ये हमारी भाषा के कालक्रम है। नागर काल 1000 ईस्वी, गुर्जरी काल 11वीं से 13वीं सदी, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं सदी है, मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं है, 18वीं से लेकर के 8 प्रेजेंट तक अपने पढ़ते हैं तो कौन सी है, आधुनिक राजस्थानी आ जाती है। तो ये तो हो गए हमारी भाषा के कालक्रम हो गए, उत्पत्ति हो गई, और डिंगल पिंगल भी आपने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा को लेकर के कि इसकी क्या खूबियां हैं, क्या इसकी विशेषता है, वो सुनिए। राजस्थानी भाषा बस बहुत इंपॉर्टेंट संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। राजस्थानी भाषा के लिए पढ़ेंगे क्या विशेषता, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग, ये प्रश्न पूछा गया था 2018 की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में, किसने लिया। और राजस्थानी भाषा का प्रथम प्रयोग कौन से शिलालेख में हुआ है, कौन से शिलालेख में राजस्थानी भाषा का प्रथम प्रयोग किया गया। राजस्थानी भाषा में सबसे पहले लिखा गया, राजस्थानी भाषा में सबसे पहले लिखा गया साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है, साहित्य ग्रंथ भी पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछ सकते हैं राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है, राजस्थानी भाषा की पहली कहानी कौन सी है, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है, और राजस्थानी भाषा में गीता किसने अनुवाद की थी, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत रामायण किसने लिखी थी, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत है फिल्म, आप लोग बता देना राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, फिल्म आप बताओगे राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म। और राजस्थानी भाषा की बात करते हैं और फिल्म आप बता देना राजस्थानी भाषा की, ये तो बात हो ही चुकी है, और क्या रहेगी, राजस्थानी भाषा का सबसे पहले शब्दकोश किसने तैयार किया,
एक ये भी बताना है। राजस्थानी भाषा का दिवस है वो कब बनाया जाता है वो भी पढ़ेंगे अपने। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है वो भी पढ़ेंगे अपने। राजस्थानी भाषा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है और उनमें से राजस्थानी भाषा की मानक बोली कौन सी है, ये कुछ विशेषताएं हैं आप पढ़ोगे। कई बार क्या है पेट यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों राजस्थानी भाषा की मैं लिपि बताऊं आपको। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है ना वह लिपि कौन सी है दोस्तों, तो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो मोड़िया लिपि है। अक्षरों को मोड़ के लिखते हैं, कर्सव जो राइटिंग होती है शॉर्ट हैंड जो होता है वैसे लिखते हैं। राजस्थानी भाषा की पहली लिपि कौन सी है, मोड़िया लिपि है। अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिखते हैं। इसका प्रयोग है ना बनिए लोग करते थे तो इसको क्या बोल देते हैं, बनियावटी कहते हैं। महाजन लोग इसका प्रयोग करते थे तो इसको क्या बोल देते हैं, महाजनी भी कहते हैं। और इस लिपि का आविष्कार है अकबर के राजस्व सचिव ने किया था जिनका नाम क्या था, टोडरमल है। तो टोडरमल ने इसका प्रयोग किया था। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये भी बता देना कि महाराणा प्रताप को समझाने के चरण में जो शिष्टमंडल भेजे गए थे अकबर के द्वारा उनमें टोडरमल पहला था या दूसरा था या तीसरा था या चौथा था। ये कमेंट में आप जरूर बता दीजिए, मैं देखूंगा कि कौन कौन अभ्यर्थी है इसमें राइट आंसर देता है। तो टोडरमल ने इस लिपि का आविष्कार किया था। वो लिपि कौन सी है, मुड़िया लिपि है। अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिख देते हैं। एक बात ये हो गई है। तो ये राजस्थानी भाषा की लिपि हो चुकी है। देखिए दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो दिवस है वो कब बनाया जाता है, 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा का दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगली जो तारीख आती है 22 फरवरी को स्काउट दिवस भी बनाया जाता है। तो 22 फरवरी को स्काउट दिवस भी बनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को है। हिंदी जो दिवस है 14 सितंबर को है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है। संस्कृत भाषा का दिवस सावन की पूर्णिमा यानी कि यूं कहें रक्षाबंधन को मनाया जाता है। और राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाते हैं, 21 फरवरी को है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, देखिए दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है ना वह किसने लिखा था, सीताराम जी लालस ने। तो सीताराम जी लालस साहब जिनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटनिका ने इनको जुबान की मसाल कहा है। तो सीताराम जी लालस है ना, सीताराम जी लालस है। इनका जो गांव है वैसे तो नरेवा गांव जोधपुर के हैं, यहाँ के मूलतः रहने वाले हैं। जन्म इनका बाड़मेर में हुआ था लेकिन है जोधपुर के। और इनको एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा जुबान की मसाल कह करके इनको पुकारा है। और सीताराम जी लालस ने राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने इनको 10 जिल्दों में तैयार किया था जिसमें 2 लाख से अधिक शब्द हैं। 2 लाख से अधिक इसमें कुल वर्ड लिखे गए हैं। और इन्होंने राजस्थानी भाषा की कंप्लीट डिक्शनरी तैयार की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न पूछते रहते हैं। डिंगल का शब्दकोश रामकर्ण अशोपा ने तैयार किया और इनका शब्दकोश किसने तैयार किया था, सीताराम जी लालस ने तैयार किया है। राजस्थानी भाषा का है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाते हैं, 21 फरवरी को है। देखिए दोस्तों राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती है। राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती है। लेकिन आपसे पूछेगा राजस्थान की मानक मारवाड़ी, मानक मारवाड़ी। तो राजस्थानी भाषा की मानक बोली कौन सी है, तो मारवाड़ी बोली है जो कि राजस्थानी भाषा की मानक बोली मानी जाती है, वो मारवाड़ी है। कुल कितनी बोलियां हैं, 73 बोलियां हैं। दिवस कब है, 21 फरवरी को है। लिपि कौन सी है, मोड़िया लिपि है। फिल्म आप मुझे बताओगे कमेंट में है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया, सीताराम जी लालस ने तैयार किया था। अब सुनिए राजस्थानी भाषा में सबसे पहले रामायण किसने लिखी। देखो राम हनुमान, रामायण में हनुमान जी के मेन रोल था, हनुमान जी का, क्योंकि इन्होंने इनकी हेल्प की थी, राम की है। तो हनुमान जी के बिना राम अधूरे हैं। तो राम हनुमान करेंगे तो क्या आएगा, हनुमंत सिंह किंकर, जोधपुर के हैं ये, हनुमंत सिंह किंकर है। महिमा देवी किंकर, मुझे बता देना महिमा देवी किंकर का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, उस महिला ने भाग लिया था। और हनुमंत सिंह किंकर कहाँ के, जोधपुर के हैं। इन्होंने लिखी थी राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी थी। देखो गीता को मैं क्या करूं, गीत बोलूं तो सॉन्ग बोलूं। सॉन्ग सुनने से हमको आनंद आता है, सॉन्ग सुनने से आनंद आता है। तो गीता का राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद किया था वो आनंद राम ने तैयार किया था। और आनंद राम अनूप सिंह के टाइम की बात करते हैं, कहाँ के थे, बीकानेर के थे, इन्होंने तैयार किया है। अब देखो तीनों बातों में तैयार किसने की थी, शिवचंद भरतिया। तो राजस्थानी भाषा का जो उपन्यास भी शिवचंद जी भरतिया ने लिखा।
राजस्थानी भाषा की पहली कहानी भी शिवचंद जी भरतिया ने तैयार की थी। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक भी शिवचंद जी भरतिया ने लिखा था। लेकिन पेपर में आ जाए करना पड़े तो कैसे याद करोगे? देखो कहानियां चलती है लंबी, कहानियां लंबी चलती है, लंबी कहानियों में विश्राम की जरूरत पड़ती है। तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थानी भाषा की पहली जो कहानी है वह कौन सी है? विश्रांत है। तो लंबी कहानियां लंबी चलती है, लंबी कहानियों में विश्राम की जरूरत पड़ती है। तो कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास, मतलब विश्राम करेंगे, प्रवास करेंगे, कहानी की चलती लंबी है। देखो नाटक है, नाटक पढ़ेंगे तो कौन सा है? केसर विलास है, केसर विलास है। केसर विलास राजस्थानी भाषा का पहला नाटक है। कैसे याद करेंगे? देखो विलास में मैं क्या लूं? लाश ले लूं। लाश, लाश क्या होता है? मरना है। शेक्सपियर ने कहा था कि जीवन सारा रंगमंच है, रंगमंच है, इसमें व्यक्ति कलाकार आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। मतलब जीवन क्या? एक नाटक है, जन्म से लेकर के लास्ट तक, जन्म से लेकर के लास्ट तक सारा जीवन क्या? एक नाटक ही तो है, जहां पे हम बांध बांध के किरदार निभाते हैं। कभी स्टूडेंट का है, कभी पुत्र का है, कभी पिता का है, कभी दादे का, कभी प्रेमी का, कभी पति का, मतलब अपने किरदार निभाते हैं। तो क्या है? एक नाटक है। नाटक का एंड लास्ट में पर्दा गिरने से होता है, और पर्दा गिरता किससे? लाश से। तो आप याद कर सकते हो। अब सुनिए, राजस्थानी भाषा का पहला जो उपन्यास है, राजस्थानी भाषा का जो पहला उपन्यास है वो है कनक सुंदरी। तो पहला जो उपन्यास है वह कौन सा है? कनक सुंदरी है, जो कि शिवचंद जी भरतिया ने लिखा था। अब सुनिए, राजस्थानी भाषा ये पूछा गया था प्रश्न उसमें सुपरवाइजर में। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने तैयार किया है? तो एल.पी. टेसीटोरी ने, नहीं सॉरी, ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने है। तो ग्रियर्सन ने इसको क्या नाम दिया था? राजस्थानी भाषा कहा था। ग्रियर्सन ने इसको राजस्थानी भाषा भी कहा है। राजस्थानी भाषा का सबसे पहले जो शिलालेख पढ़ते हैं तो वह कौन सा है? बसंतगढ़ है। दोस्तों बसंतगढ़ का जो शिलालेख है, बसंतगढ़ का शिलालेख है 682 विक्रमी संवत का है, और इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें क्या लिखा गया है? राजस्थान द्वितीय। इसमें राजस्थान द्वितीय, राजस्थान को क्या नाम दिया गया है? राजस्थान द्वितीय, राजस्थान द्वितीय नाम दिया गया है। किसमें? बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी भाषा का पहले प्रयोग किया गया है। लेकिन राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला साहित्यिक जो ग्रंथ है ना, वो पढ़ेंगे कौन सा है? तो वो सुनिए, हम पढ़ेंगे, दो आएंगे, भारतेश्वर बाहुबली। एक तो भारतेश्वर बाहुबली घोर के नाम से हैं, एक भारतेश्वर बाहुबली रास के नाम से हैं। तो देखिए राजस्थानी भाषा का जो पहला साहित्यिक जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जैन विद्वान ने लिखा था वज्रसेन सूरी ने। तो भारतेश्वर बाहुबली घोर किसने लिखा? वज्रसेन सूरी ने। याद कैसे करते हैं? घोर, भारत की भुजाओं में घोर बल है, किसके समान? वज्र के समान है। देखो भारतेश्वर बाहुबली रास है, सै से साली भद्र, सै से क्या है? साली भद्र सूरी आ जाता है। तो रास किसने लिखा? साली भद्र सूरी ने लिखा था। और इनमें से सबसे प्राचीन की बात करें तो रास है, क्योंकि ये संवत लिखा गया है, तिथि लिखा गया है। संवत लिखित प्राचीन साहित्य कौन सा है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास आ जाएगा है। तो ये था कुछ बेसिक बातें जो राजस्थानी भाषा से आपसे पेपर में पूछ लेता है। एक बार ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं चलता हूं राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण करवाने हैं। देखिए वर्गीकरण करते हैं इसके बाद। चलें इस बाद देखिए, इसके बाद करना है वर्गीकरण करना है आपको। तो वर्गीकरण देखना है, वर्गीकरण किसने किया है, कब कब किया है, वो देखना आपको। वर्गीकरण किसने किया, कब कब किया। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण है। उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी किसका दरबारी विद्वान था? वत्सराज का। गुर्जर प्रत्यार शासक थे कौन? वत्सराज। वत्सराज के दीवान थे, दरबारी थे
8वीं सदी के अंतर्गत बात करते हैं। 8वीं सदी के अंतर्गत है एक दुर्ग में बैठकर, और दोस्तों दुर्ग कौन सा है? जालोर का दुर्ग है। दुर्ग में बैठ कर के, दुर्ग कौन सा है? जालोर के दुर्ग में बैठकर इन्होंने ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? कुवलयमाला है। तो जालोर के दुर्ग में बैठकर ग्रंथ लिखा है कौन सा? कुवलयमाला ग्रंथ लिखा है। कुवलयमाला ग्रंथ की दो बातें पढ़ेंगे। कुवलयमाला ग्रंथ में कुल कितनी देसी भाषाएं बताई है? तो कुवलयमाला ग्रंथ में कुल कितनी देसी भाषा बताई है दोस्तों? 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कुवलयमाला ग्रंथ में राजस्थानी भाषा को क्या नाम देकर करके पुकारा गया है? तो कुवलयमाला ग्रंथ में राजस्थानी भाषा को क्या नाम दिया है? मरु भाषा भी कहा है। कुवलयमाला ग्रंथ किसने लिखा? उद्योतन सूरी ने लिखा था। उद्योतन सूरी किसका दरबारी था? वत्सराज का था। 8वीं सदी की बात है। इसने जालोर के दुर्ग में बैठ करके लिखा था, कुवलयमाला ग्रंथ लिखा था, जिसमें कुल कितनी देसी भाषा बताई है? 18 देसी भाषा बताई है। और राजस्थानी भाषा को क्या नाम दिया है? मरु भाषा नाम दिया है। अब इसके बाद आप पढ़ोगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब पढ़ेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रश्न क्या आएगा? राजस्थानी भाषा का जो वैज्ञानिक विभाजन किया है, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने है। और इन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन कब किया था? 912 ईस्वी में किया है। 907 ईस्वी में लिखना ग्रंथ शुरू किया था। 912 में इसने इसका वर्णन किया है। कौन सी किताब में है? किताब सुन लीजिए दोस्तों, कौन सी है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये इनकी किताब है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की किताब के अंतर्गत है। कब किया था? 1912 में किया है। आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए क्या नाम दिया था? तो इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। 1912 में इन्होंने कुल कितनी भाषाएं बताई है? तो दोस्तों सुनिएगा, इन्होंने कुल इतनी भाषा बताई है। इन्होंने कुल कितनी भाषा बताई है राजस्थान के लिए? तो आप पढ़ेंगे इन्होंने 5 बताई है। सुनिए कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4 और कौन सी? 5। किस प्रकार से? एक तो इन्होंने बताई है उत्तरी राजस्थानी, एक बताई है इन्होंने कौन सी? दक्षिणी राजस्थानी, और कौन सी? पूर्वी राजस्थानी, और कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी, और कौन सी? मध्य राजस्थानी। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? तो इन्होंने कुल 5 भाषाओं का उल्लेख किया है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और कौन सी? मिडिल किया जाती है। कौन से वर्ष किया था? 1912 में किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। सुन लीजिए, मैं वापिस आपको याद कराऊं। राजस्थानी एक टॉपिक और था चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था अनंत कुमार स्वामी ने 1916 के अंतर्गत है। और उनकी किताब थी राजपूत पेंटिंग। उन्होंने 4 स्कूल बांटे थे। राजस्थानी भाषा का विभाजन इस बंदे ने किया, इस किताब में किया, इस वर्ष किया। कुल कितने खंडों में? 5 खंडों में किया है। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अपने देखे ना, इसके बाद देखेंगे 1961 को भारतीय भाषाओं का विभाग के द्वारा है बताया गया कि राजस्थान में कुल कितनी बोली बोली जाती है? तो 73 है। 1961 के अंतर्गत सर्वे में कुल 73 बोलियां बताई गई है। और इन 73 बोलियों के अंतर्गत दोस्तों आप पढ़ोगे क्या बातें? सुनिए, राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जो कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक प्रचलित है या बोली जाती है? और एक पढ़ेंगे, राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक प्रचलित है या फिर बोली जाती है? क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? 2 बातें आएंगी। और एक पढ़ेंगे,
राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? सुनिए, तो राजस्थान की जनसंख्या के आधार पे, देखो दोस्तों, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन सा? जयपुर संभाग है। जयपुर में ढूंढ नदी बहती थी। जयपुर, टोंक, दौसा में ढूंढ नदी बहती थी, तब इस क्षेत्र को क्या बोल देते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। और ढूंढाड़ का जो पुष्कर है वो जम्मू रामगढ़ जयपुर को कहा जाता है। जम्मू रामगढ़ जयपुर को बोल देते हैं। एक होता है ढूंढ संस्कार, यानी कि बच्चा होने के बाद पहली होली आती है, तो होली से जस्ट पहले की जो 11 आती है, फाल्गुन की शुक्ल की 11 को, तब क्या करते हैं कि मामा है वो उपहार लेके आता है, जिसको ढूंढ 11 भी कह देते हैं, ढूंढ संस्कार भी कह देते हैं। तो जयपुर क्षेत्र में ढूंढ नदी बहती है, इस वजह से वहां के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। ढूंढाड़ की बोली कौन सी? ढूंढाड़ी, जो कि राजस्थान में जनसंख्या के दर पे ज्यादा बोलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर है। जोधपुर को बोल देते हैं मारवाड़। तो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन सी बोलते हैं? मारवाड़ी। जनसंख्या में कौन सी बोलते हैं? ढूंढाड़ी। मानक मारवाड़ी, मानक मारवाड़ी। तो राजस्थान की मानक बोली भी कौन सी है? मारवाड़ी बोली है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं राजस्थान की जो बोलियां हैं, उनको जिला वाइज आपको मैं बताऊंगा, भरनी है। लेकिन उनको करने से पहले कुछ और बातें आपको मैं बता दूं कि उपबोलियां लेकर के किस किस की उपबोली कौन सी है, ताकि पेपर में आपके कंफ्यूजन न रहे। एक संरचना लिखता हूं मैं यहाँ पे, याद रहेगा आपकी। देखिए दोस्तों, एक तो पढ़ेंगे आप कौन सी मारवाड़ी बोली है। मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है, मैं यहाँ पे कुछ लिखा देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, मारवाड़ी की जो उपबोली है ना, वो पढ़ेंगे आप कौन सी है? मेवाड़ी बोली आ जाएगी, मारवाड़ी की उपबोली है। और पढ़ेंगे कौन सी है? धावड़ी बोली आ जाएगी है। और इसके अतिरिक्त है कौन सी है? खेराड़ी बोली है, और बागड़ी बोली है, और सेकावाटी बोली है, और कौन सी है? थड़ी बोली है, ढटकी बोली है, ढाट बोली है, गोड़वाड़ी बोली है, और कौन सी है? देवड़ावाटी बोली है, देवड़ावाटी बोली है, देवड़ावाटी बोली है। और कौन सी है? नागौरी बोली है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी क्या है? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। थोड़ा अच्छा सा गौर कर लीजिए। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज कंफ्यूज करेगी। सेकावाटी जो बोली है ना, ये तो मारवाड़ी की बोली है, लेकिन तोरावाटी जो बोली पढ़ेंगे वो ढूंढाड़ी की उपबोली आएगी। सुन लीजिए आगे। अब आगे मैं दूसरा आपको कराऊं, ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां हैं वो है कौन कौन सी है। तो दोस्तों देखिए, ढूंढाड़ी की जो उपबोली है वो 84 है, 84 बोली है। झाड़साई है, और राजावटी है, और काठेड़ी है, और तोरावाटी है, अहीरवाटी है, मेवाती है, नागरचोल है, हाड़ौती है, हाड़ौती बोलियां हैं। तो ये किसकी बोली आ रही है दोस्तों? ये ढूंढाड़ी की। हाँ, एक अजमेरी और है, अजमेरी भी है, अजमेरी या किशनगढ़ी बोलते हैं, किशनगढ़ी अजमेरी है। ये इसी की ढूंढाड़ी किया जाती है। इसके जो अतिरिक्त दोस्तों ब्रज बोली है, यह कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की बोली है। ब्रज बोली कहाँ की है? यूपी की बोली है। और एक आएगी मालवी। मालवी मालवा और मारवाड़ी का मिश्रण है। मालवी पढ़ेंगे, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण भी आ जाता है। तो ये कई बार क्या है, बच्चों को मारवाड़ी बोलियां देख करके उपबोली पूछते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। और अब आगे शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है बोलियों को मैप वाइज भरने को है। देखिए, अब बोलियां भर रहे हैं अपने मैप वाइज है। बोलियां मैप वाइज 10 मिनट और लगेगी, फिर आपका टॉपिक, ये भाषा बोली का टॉपिक आपका दोस्तों कवर हो जाएगा है। बोलियों को मैप वाइज और भर लेते हैं। देखिए दोस्तों,
अब मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे श्री गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला है। गंगानगर हनुमानगढ़ यहाँ की जो बोली है वो पंजाब के कल्चर की है, तो ना तो ढूंढाड़ी की है ना वो मारवाड़ी की है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लगता है पंजाब, तो पंजाब यहाँ पे क्षेत्र लगता है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ की जो बोली है वह कौन सी है? पंजाबी बोली है दोस्तों, पंजाबी बोली है। और राजस्थान के अंतर्गत पंजाबी भाषा की जो अकादमी है दोस्तों, तो वह कहाँ पर है? श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत है। और राजस्थान सबसे कम सीमा लगाता है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की, तो यही दो जिले आ जाएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाएंगे। पंजाब की यहाँ पे ड्रेस प्रचलित है, पंजाब के यहाँ पे सूट चलते हैं, पंजाब की ही यहाँ पर सॉन्ग चलते हैं, और पंजाब की ही बात करते हैं तो राजस्थान के जिस क्षेत्र में पंजाब का भंगड़ा नृत्य भी चलता है। तो कई प्रकार के यहाँ पे प्रचलित है, पंजाब की कल्चर यहाँ पे है। अब बात करें, देखो गंगानगर का जो दक्षिणी भाग है, गंगानगर दक्षिणी भाग है, और हनुमानगढ़ का ये पश्चिमी भाग आ गया, चूरू का उत्तरी भाग आ गया, और बीकानेर का जो उत्तरी भाग आ गया। ये जो क्षेत्र है रेतीला क्षेत्र है, यह क्या कहलाता है? थड़ी कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है? थड़ी बोली है। तो यहाँ पे कौन सी बोली बोलते हैं? थड़ी बोली बोली जाती है। इस क्षेत्र में कौन सी भाषा? थड़ी बोली है। ये सारी बोली हम किसकी पढ़ रहे हैं? मारवाड़ी की बोली पढ़ रहे हैं, तो गौर से सुन लीजिएगा। अब देखिएगा, बीकानेर जिला है और कौन सा? जैसलमेर है। तो बीकानेर और जैसलमेर, इन दोनों में कौन सी बोली प्रचलित है दोस्तों? तो यहाँ पे ढटकी बोली बोली जाती है। बीकानेर और जैसलमेर में कौन सी बोली है? ढटकी बोली बोली जाती है। और जैसलमेर में एक राग है, जैसलमेर में एक राग है जिसमें गाना गाते हैं, वह राग कौन सी है? मांड राग है। इसी वजह से जैसलमेर का प्राचीन नाम है वो क्या है? मांड आ जाता है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? मांड है। अब देखो मारवाड़ है, जोधपुर, नागौर, जोधपुर मेन किंग जोधपुर है। जोधपुर संभाग की जो बोली कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी का अंश कहाँ पे? नागौर में भी है, मारवाड़ी का अंश बीकानेर में भी है, मारवाड़ी का अंश जैसलमेर में भी है, मारवाड़ी का अंश कहाँ पे है? बाड़मेर के अंतर्गत भी आ जाता है, थोड़ा बहुत क्षेत्र इसके अंतर्गत है, पाली का क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। तो यहाँ की बोली कौन सी है? मारवाड़ी दोस्तों, मारवाड़ी मानक, मारवाड़ी मानक। तो ये राजस्थान की क्या है? मानक बोली है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब आते हैं बाड़मेर में। देखिए दोस्तों, बाड़मेर में यह बोली प्रचलित है। देखो ढटकी तो बीकानेर जैसलमेर की थी, जबकि ढाट जो बोली है ना, ढाट बोली कहाँ प्रचलित है? बाड़मेर में प्रचलित है। ढाट बोली बाड़मेर में है। अब सुनिए, इसके पश्चात है राजस्थान के अंतर्गत है, एक अपने पढ़ेंगे राजस्थान के अंतर्गत है कि यहाँ की बोली आएगी। कौन सी बोली है? गोडवाड़ी। एक बात सुनिए, नागपाड़ी से निकलती है लूणी नदी, नागपाड़ी से निकलती है लूणी नदी, नागौर में आती है। फिर बात करते हैं, नागौर के बाद है जोधपुर में आती है, पाली में आती है, और इसी क्षेत्र के अंतर्गत बहती हुई, सुनिए यहाँ पे नागपाड़ी है निकलती है, फिर नागौर में आती है, फिर पाली में आती है, फिर पाली में आती है, फिर जोधपुर में बहती हुई बाड़मेर तो जालौर से निकल जाती है, गुजरात में जाती है। तो लूणी नदी का जो बेल्ट है ना दोस्तों, लूणी नदी का जो बेल्ट है किन किन जिलों में? जोधपुर के अंतर्गत, पाली जिलों में, जालौर जिले में, और कहाँ पे? बाड़मेर में। लूणी नदी का जो बेल्ट है, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को क्या बोल देते हैं? गोडवाड़ कहते हैं। तो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है गोडवाड़ बेसिन। और इन्हीं जिलों में फिर कौन सी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली बोलते हैं। तो जालौर है, पाली है, बाड़मेर है, जोधपुर का कौन सा भाग आ गया? दक्षिणी भाग आ गया। इन क्षेत्र में कौन सी बोलते हैं? गोडवाड़ी बोली। दूसरा आपसे क्या पूछेगा? लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाया? गोडवाड़ कहलाया। तो उस दृष्टि से भी खास है। अब सुनिए, सिरोही की बात करते हैं। सिरोही में यहाँ पे एक राजा आया था 1311 ईस्वी में, लुम्बा देवड़ा। सिरोही में 1311 ईस्वी को एक राजा आया था, लुम्बा देवड़ा। इसने यहाँ पे देवड़ा चौहान वंश की स्थापना की थी। लुम्बा देवड़ा ने 11-13 को है, सॉरी 13-11 को, 11 इंपोर्टेंट है। 1113 को अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। 1311 को लुम्बा देवड़ा ने यहाँ पे देवड़ा चौहान वंश की स्थापना की थी। देवड़ा चौहान वंश थे, इसी वजह से सिरोही में कौन सी बोली बोली जाती है? देवड़ा वाटी बोलते हैं, क्योंकि देवड़ा चौहानों की बोली थी। तो सिरोही के क्षेत्र की कौन सी बोली है दोस्तों? देवड़ा वाटी प्रचलित है। अब देखते हैं इसके बाद है उदयपुर है, उदयपुर है, राजसमंद है,
उदयपुर राजमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है तो और प्रतापगढ़ है, पहले इसी का खंड था। यहाँ सभी क्षेत्र के अंतर्गत है। इन सभी क्षेत्र के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे कौन सी बोली बोली जाती है उदयपुर संभाग में। तो दोस्तों उदयपुर संभाग में कौन सी बोलते हैं, मेवाड़ी बोली बोलते हैं। और राजस्थान की मारवाड़ी के बाद, राजस्थान की मारवाड़ी के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्यादा बोली जाती है बोली तो कौन सी है, मेवाड़ी सेकंड बोली है। फर्स्ट कौन सी, मारवाड़ी, सेकंड कौन सी, मेवाड़ी है। राणा कुंभा के जो ग्रंथ है वो किसमें लिखे गए हैं, मेवाड़ी भाषा, मेवाड़ी बोली में ही लिखे गए हैं, मेवाड़ी बोली में। लेकिन सिर्फ मैं उदयपुर की बात करूंगी, उदयपुर के कुछ क्षेत्र विशेष में, उदयपुर के कुछ जिलों में कौन सी बोलते हैं, दावड़ी बोलते हैं। तो उदयपुर के कुछ जिलों में क्या बोलते हैं, दावड़ी बोलते हैं। सुन लीजिएगा एक बार, दावड़ी और क्या दावड़िया, दोनों में डिफरेंस क्या है वो सुन लीजिए। धावड़ी या धावड़िया, धावड़ी क्या है, एक बोली है जो कहाँ बोली जाती है, उदयपुर क्षेत्र में। धावड़िया कहते हैं डकैत होते हैं, डकैत, उनका जो दल होता है, डाकुआ, रात्रि को क्या करते हैं, जो राहगीर गुजरते हैं उन राहगीरों को लूट मार करते हैं, लूटते हैं। तो डाकुओं का जो दल है उसे क्या बोलते हैं, धावड़िया कहते हैं। और धावड़ी बोली उदयपुर में प्रचलित है। उदयपुर संभाग में कौन सी होगी, मेवाड़ी बोली आ गई। अब देखें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इसका प्राचीन नाम क्या, बागड़ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम बागड़ है। दोस्तों बागड़ की बोली कौन सी, बागड़ी बोली है। लेकिन सुनिएगा, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने इसको क्या नाम दिया, बिल्ली बोली कहा है। तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने बागड़ी को क्या कहा है, बिल्ली बोली कहा है। इसके अतिरिक्त बागड़ी एक नस्ल है भेड़ की, जिसकी क्या खूबी है कि जिसका मुंह तो काला होता है, बाकी पूरी सफेद होती है, जिसे धरती का चांद कहा गया है। धरती का चांद कहा गया है बागड़ी को। लेकिन पानी का शुद्ध दर्पण एक झील को कहा गया है, वह कौन सी है, बीकानेर की झील है। जिसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा गया है वो कौन सी, गजनेर झील आ जाती है, जिसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा गया है। धरती का चांद किसे कहा गया है, भेड़ को कहा गया है, बागड़ी को, जिसकी बात करते हैं मुंह काला होता है बाकी पूरी सफेद होती है। बागड़ी, बागड़ी बिल्लों की बोली है। किसने कहा था, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने है। तो ये सारी जो बोलियां हम पढ़ते आ रहे हैं ये सारी किसकी आ रही है, ये सारी मारवाड़ी की उपबोली आ रही है। और अब बात बच गई दक्षिणी राजस्थान की। तो राजस्थान का बांसवाड़ा जो दक्षिणी राजस्थान है, नीचा, नीचे की नीची बोली, नीचे की नीची, नीची बोली तो निमाड़ी बोली है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग की बोली कौन सी है, निमाड़ी बोली आ जाती है। अभी फिर भी एक रह रही है, वो कौन सी, देखो राजस्थान के अंतर्गत मैं बात करूं, चूरू जिला, सीकर जिला, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू की बोली आ गई। तो वह बोली कौन सी है, शेखावटी बोली है। और शेखावटी बोली भी कहाँ की है, मारवाड़ी की उपबोली है। तो शेखावटी भी कहाँ की आ रही है, मारवाड़ी की आ रही है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ की कुछ बोलियां रहेगी, वो किसकी आएगी, ढूंढाड़ी की उपबोली आएगी। शेखावटी काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई देश की बिना सींग वाली बकरी की पहली नस्ल भी है, तब भी ये महत्वपूर्ण आ जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ की ये नागौरी बोली आ गई, मारवाड़ी की ही है। नागौरी बोली मारवाड़ी का ही खंड आ गया। अब सुनिए हम बात करें जयपुर। देखिए दोस्तों, जयपुर टोंक दौसा में ढूंढ नदी बहने से यह प्रदेश कहलाता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ की बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी बोली है। तो ढूंढाड़ की बोली कौन सी, ढूंढाड़ी बोली है। दादू जी के ग्रंथ है, सुंदरदास जी के जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, ढूंढाड़ी में लिखे गए हैं। और किताब का नाम करते हैं संदूकड़ी के नाम से लिखे गए हैं, जिसमें कुल 5000 छंद भी लिखे गए हैं। तो ढूंढाड़ी राजस्थान की एक ऐसी बोली है जो किस आधार पे ज्यादा बोलते हैं, जनसंख्या के आधार पर है। तो जयपुर की बोली ढूंढाड़ी है, जयपुर की ढूंढाड़ी भी है दोस्तों। जयपुर की 84 बोली भी है, जयपुर की झाड़साई बोली भी है, जयपुर की काठेड़ी भी बोली है, जयपुर की राजावटी बोली भी है। तो ये सारी बोली कहाँ की है, जयपुर की है। सुन रहे हो आप, सुन लीजिए, 84 बोली जयपुर की बोली है, झाड़साई बोली जयपुर की बोली है, काठड़ी बोली जयपुर की है, राजावटी जयपुर की है। ये सारी है। जयपुर हमारी राजधानी है तो राजा है, जयपुर राजधानी राजा है। और राजा के यहाँ पे जाओगे तो जूतों की झाड़ नहीं चलेगी, झाड़ वहाँ पे करके जाएंगे। राजा एक कोठे में रहता है। तो कोठा कहाँ पे, जयपुर की। राजा जयपुर का है, झाड़साई जयपुर की है, ढूंढाड़ी बोली जयपुर की है। ये सारी जयपुर की बोली आ रही है दोस्तों। लेकिन एक और पढ़ेंगे,
झुंझुनू और सीकर के कुछ क्षेत्र में, झुंझुनू सीकर के कुछ क्षेत्र में यहाँ पे बोली प्रचलित है दोस्तों, और वह बोली कौन सी है? तोरावाटी। कांतली नदी का बहाव कहलाता है तोरावाटी। तोरावाटी बोली भी किसकी बोली है? ढूंढाड़ी की बोली है। वह कौन से दोस्तों? तोरावाटी बोली आ जाती है, जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली भी है। तोरावाटी ढूंढाड़ी की बोली है। अब इसके पश्चात बात करते हैं अलवर और भरतपुर में। देखो दोस्तों, अलवर भरतपुर में मेव जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, तो अलवर भरतपुर में मेव जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए बोली कौन सी आ गई? मेवाती बोली है। तो अलवर भरतपुर में मेव जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, तो कौन सी बोली आ गई है? मेवाती बोली आ गई है। और मेव जाति एक ऐसी जाति है जो है कहते हैं मुस्लिम, लेकिन हिंदुओं के रीति रिवाज त्योहारों को मनाती है। मेव जाति के दो नृत्य हैं, रथबई और रणबाजा। रथबई सिर्फ बाइया मतलब महिलाएं करती है, रणबाजा रण में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो महिला पुरुष दोनों करते हैं। मेवों के किसानों को लेकर के 1932 में मोहम्मद अली ने मेव किसान आंदोलन भी चलाया था। हसन खान मेवाती का संबंध किससे है? मेव जाति से है। और एक ऐसा संप्रदाय भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत को शामिल होता है ना, तो उसे मेव जाति के महिला से शादी करनी पड़ती है, और उसका मुंह काला करके गधे पे उल्टा बिठा करके पूरे गांव में चक्कर निकाले जाते हैं। वो संप्रदाय कौन सा है? लालदासी संप्रदाय भी आ जाता है। तो मेव जाति का मेवाती बोली है। अलवर भरतपुर की मेवाती गाय की नस्ल भी है, जिसको कोसी नस्ल भी कहा जाता है। तो ये आगे मेवाती बोली है। लेकिन एक और पढ़ेंगे दोस्तों, वह कौन सी है? अहीरवाटी। अहीरवाटी बोली भी है। अहीर यादों को कहते हैं। तो अहीरवाटी आप पढ़ोगे ना, कहाँ से है? तो अलवर की बहरोड तहसील से लेकर के, अलवर की बहरोड तहसील से लेकर के अलवर की मुंडावर तहसील तक है। तो बहरोड तहसील अलवर से लेकर के अलवर की मुंडावर तहसील तक है। कौन सी भाषा प्रचलित है दोस्तों? तो कौन सी है? अहीरवाटी बोली जाती है। और अब बात करते हैं, यूपी की भाषा है, लेकिन कहाँ की? भरतपुर की है। यूपी की भाषा है तो वह कौन सी है? ब्रज भाषा। तो ब्रज बोली कहाँ की है दोस्तों? भरतपुर की है। ब्रज महोत्सव भी भरतपुर में मनाया जाता है। कब बनाते हैं? फरवरी के महीने में है। लेकिन राजस्थान में ब्रज भाषा की साहित्य जो अकादमी है वो कहाँ पे? जयपुर में। ब्रज साहित्य अकादमी जयपुर में, ब्रज भाषा भरतपुर में, ब्रज महोत्सव भरतपुर में फरवरी में लगता है। सूरदास की जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा के अंतर्गत लिखी गई है। सूरदास की रचनाएं भी ब्रज भाषा में है। आप देखते हैं इसके बाद दोस्तों करौली है। देखिए करौली की बात करते हैं। करौली के ऊपर दो मात्रा है, तो करौली है। करौली की बोली कौन सी है? जगरोती। तो करौली की बात, करौली की पर दो मात्रा बोली जगरोती। करौली पे दो मात्रा, कैला देवी के दो मात्रा है, करौली पे दो मात्रा। और बात करते हैं दो मात्राओं को टेढ़ा कर जाते हैं, दो मात्राओं को अपने टेढ़ा कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाता है? त्रिलोकचंद माथुर बन जाता है। त्रिलोकचंद माथुर करौली प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। दो मात्रा ऊपर है किस पहाड़ी के? नादोती के। तो नादोती के ऊपर दो मात्रा है राजस्थान में। नादोती की पहाड़ियां भी कहाँ पे? करौली में है, जहां से एक नदी निकलती है जिसके किनारे पांच नदियों किनारे, जिसके ऊपर यूएसए के सहयोग से बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? पांचना बांध भी बना हुआ है। वह नदी कौन सी है? बता देना। गंभीरी है। गंभीरी तो यहाँ पे है, गंभीर नदी निकलती है। वो नदी कौन सी है? गंभीर नदी आ जाती है। तो करौली की बोली कौन सी? जगरोती बोली है। आप देखेंगे दोस्तों सवाई माधोपुर और टोंक, सवाई माधोपुर और टोंक की एक बोली है, वह बोली कौन सी है? नागरचोल। सवाई माधोपुर और टोंक की बोली कौन सी है? नागरचोल। नागरचोल भी ढूंढाड़ी की है, ढूंढाड़ी की है। ये यूपी की बोली आ गई है। अब मेवाती है, ये जाड़ साई कोठाड़ी, यह तोरावाटी है, अहीरवाटी। ये जो बोलियां किसकी आ रही है? ये ढूंढाड़ी की बोलियां आ रही है। अच्छे से देख लीजिएगा आप हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद देखेंगे दोस्तों अपने, तो राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पे हाड़ा राजा रहते थे। हाड़ा राजाओं की बोली कौन सी? हाड़ौती बोली है। हाड़ौती हार्ड है, हाड़ौती हार्ड है। राजस्थान की सबसे कठिन बोली कौन सी है? हाड़ौती है। सूर्यमल मिश्र ने जो ग्रंथ लिखा है वो किस में लिखा है? हाड़ौती में लिखा है। हाड़ौती में सूर्यमल मिश्र ने वंशवास के ग्रंथ लिखा है, हाड़ौती के अंतर्गत लिखा गया है। हाड़ौती का वर्णन केलॉग ने भी किया है, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत भी किया है। हाड़ौती हार्ड बोली है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के अंतर्गत है। अब सुनिए ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी? हाड़ौती। और हाड़ौती की उपबोली दोस्तों आप पढ़ेंगे ना
तो कौन सी आएगी? मालवी। मालवी हाड़ौती की बोली है। लेकिन राजस्थान में मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? सुन लीजिए, राजस्थान में मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? प्रतापगढ़ और झालावाड़ में। तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ में कौन सी बोली बोलते हैं? मालवी बोली है। तो प्रतापगढ़ झालावाड़ में कौन सी बोलते हैं? मालवी बोली बोलते हैं। और मालवी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, जिसके 2 मेले लगते हैं। चंद्रभागा का पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, यहाँ पे झालापटन झालावाड़ में है। एक गोमती सागर का पशु मेला बैसाख पूर्णिमा को है, वो भी कहाँ लगता है? झालापटन झालावाड़ में लगता है। मालवी गाय की नस्ल है। लेकिन पटवार का जो प्री का पेपर हुआ था उसने मालवी की उपबोली देख के पूछी थी। मालवी की जो उपबोली है कौन सी? निमाड़ी है। मालवी की जो उपबोली है वह कौन सी है? रांगड़ी है। मालवी की जो उपबोली है वह कौन सी है? उमटवाटी है। मालवी की जो उपबोली है वह कौन सी है? सोंडवाटी है। तो सोंडवाटी मालवी की बोली है, उमटवाटी मालवी की बोली है, रतलामी और कौन सी है दोस्तों? रतलामी बोली भी है। ये सारी बोलियां है ना, ये मालवा के राजपूतों की बोलियां हैं। रतलामी मालवी की बोली है, सोंडवाटी मालवी की बोली है, उमटवाटी मालवी की बोली है। लेकिन रांगड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। निमाड़ी तो नीचे की आ चुकी है बांसवाड़ा की, रांगड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? सुन लीजिए, रांगड़ी बोली है ना, रांगड़ी बोली, रागड़ी कहते, रागड़ी सुनो, रागड़ी बोली है। रागड़ी जो बोली है ना, यह 2 बोलियों का मिश्रण है। एक तो किसका? मालवी का, और किसका? मारवाड़ी का। पेपर में कई बार पूछा गया है कि मालवी और मारवाड़ी के मिलने से कौन सी बोली जन्मी है? रागड़ी बोली जन्मी है, जो कि मालवा के राजपूतों की बोली है। तो निमाड़ी, रागड़ी, उमटवाटी, सोंडवाटी, ये सारी किसकी बोलियां हैं? मालवी की। मालवी खुद किसकी बोली है? हाड़ौती की। हाड़ौती खुद किसकी बोली है? ढूंढाड़ी की बोली आ जाती है। अब सुनिएगा, राजस्थान के अंतर्गत मैं बात आपको बताना चाहूँ। राजस्थान में भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा की एक तहसील है, कौन सी? जहाजपुर तहसील है। ये जहाजपुर तहसील है, अकबर ने दी थी, जगमाल को जागीर में दी थी। तो अकबर ने जागीर दी थी जहाजपुर की, जगमाल को दी थी, अकबर ने दी थी जागीर, जगमाल को दी थी जहाजपुर की। जहाजपुर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में है। जहाजपुर भीलवाड़ा में है। बूंदी का पश्चिमी भाग, बूंदी का जो पश्चिमी भाग है ना दोस्तों, बूंदी के पश्चिमी भाग को क्या बोल देते हैं? बरड़ बोलते हैं, बरड़ बोलते हैं। इसका पश्चिमी भाग जो पथरीला है, अनुपजाऊ क्षेत्र है। और एक कौन सा हो गया? टोंक है। तो टोंक, बरड़ और जहाजपुर भीलवाड़ा, यहाँ की जो बोली है ना, वह बोली कौन सी है? खेराड़ी बोली है। और दोस्तों, ये खेराड़ी किसकी है? मालवी की बोली है। तो ये खेराड़ी किसकी है? मालवी की बोली है। और अजमेर की कौन सी दोस्तों? किशनगढ़ी है। किशनगढ़ी किसकी है? ढूंढाड़ी की बोली है। तो किशनगढ़ी किसकी है? ढूंढाड़ी की बोली है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा वीडियो है जो राजस्थानी भाषा बोलियों का आपसे अवबोध कराएगा। सुन लीजिए, हार्ड बोली हार्ड होती, सेकंड ज्यादा बोलते हैं मेवाड़ी, सबसे ज्यादा बोलते हैं क्षेत्रफल में मान्य कौन सी है? तो मारवाड़ी। जनसंख्या में ज्यादा कौन सी है? ढूंढाड़ी। इनकी उपबोलियां भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये था भाषा और बोली का टॉपिक है। और ये टॉपिक कवर करने के पश्चात है इसका पार्ट जो नेक्स्ट आता है वो साहित्य ग्रंथ का आता है। तो एग्जाम की दृष्टि से वो भी आपको वीडियो जल्दी ही डाल देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।